दोस्तों, जय धर्म जय आदिवासी। आज पश्चिम बंगाल में 23 जुलाई है और आज पश्चिम बंगाल के महाबोधि सोसाइटी हॉल में बैठक किया जा रहा है। इसमें हमारे देश में यूसीसी नामक कानून लाया जाने वाला है और इससे आदिवासियों को जो होने वाला खतरा है उसके बारे में हमारे पूर्व विधायक मंत्री देव कुमार धान अवगत करा रहे थे इस बैठक में लोगों को। उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। उनकी जो विचार है, जो बातें हैं, उनको मैं हूबहू अपने YouTube चैनल में आपको समझने के लिए, आपको जानने के लिए मैं डाल रहा हूँ। दोस्तों, अगर यूसीसी आती है तो हमारे देश में कहे जाएंगे समान नागरिक, लेकिन दोस्तों आदिवासी देश में समान नागरिक नहीं है। आदिवासी लोग असामान्य हैं, क्योंकि उनके लिए स्पेशल कानून है, ज़मीन के लिए है, उनकी बहुत सारे कानून है, जिसमें से कस्टमरी लॉ है, जो कानून के अंदर का यह कानून है जो भारत का संविधान उसको मान्यता देता है। यह ख़त्म हो जाएगा और हमारा रूढ़िवादी परंपरा में जो आने वाले जो कानून हैं, जो नियम है, वह प्रभावित होने की संभावना ही नहीं, पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए उन्होंने क्या बोला उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं मेरे YouTube चैनल में। देव कुमार धान जी यूसीसी के ऊपर में प्रस्तावना उपस्थापना करेंगे। मैं आग्रह करूंगा संचालन मंडली की ओर से ध्यानपूर्वक सुने, समझे और प्रतिनिधियों अपना अपना मतामत सुमतामत प्रकट करें। माननीय देव कुमार धान महोदय जी अब हमारे सामने में सरासरी उद्घाटन हो रहे हैं। तो आज पश्चिम बंगाल के राजधानी में हम लोग एक दिवसीय सेमिनार के माध्यम से हम लोग एकजुट हुए हैं और इसके हमारे अध्यक्ष महोदय और बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, हमारे सांसद जी हैं, हमारे समाज के लोग, बहुत सारे समुदाय के और बहुत सारे आदिवासी संगठन के लोग इसमें आए। इसको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर हम लोग अनुरोध किए थे यहाँ के तमाम संगठनों को कि आप लोग इस पर बैठिए और हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो इसके लिए आप तमाम लोग बहुत दूर दूर से आए, इसके लिए हम खास रूप से धन्यवाद देंगे। और हमारा खास रूप से जो हमारा मूल समुदाय के लोग हैं, सरदार समुदाय के लोग हैं और पूरा समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर काफी भाग के लिए और भी लोग हैं, सब धन्यवाद करते हैं। तो आज हम लोग को आप तमाम लोगों को यहाँ आमंत्रित किए हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप बहुत चीज इसके बारे में समझ चुके हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक संहिता यूसीसी जो है भारत सरकार जो है लाना चाह रही है। तो इस पर हम लोग संक्षिप्त में हम लोग को समझ है, हम लोग बता रहे हैं, फिर और हमारे साथी लोग हैं वो लोग भी बताएंगे। तो इसमें दो हम लोग पक्ष रखें कि यूसीसी क्या है, इससे आदिवासी को क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके रोकने का क्या उपाय होगा। हम लोग ये दो विषय पर मेरे हिसाब से हम लोगों को बात करना चाहिए।
तो आपको पता है कि भारत सरकार पहले भी 21वां विधि आयोग के द्वारा एक आयोग गठित किया था और उसका 2018 में रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत देश में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ विभिन्न तरह के धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। उसके बाद भी आप लोग देखे कि 14 जून को इस विधि मंत्रालय ने एक पत्र निकाला और पूरे देश से इसके संबंध में यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में सुझाव मांगा गया और आज तक भी मांगा जा रहा है। उसको बढ़ा के इस महीने के 28-29 तारीख तक आपको मौका दिया है। तो हम लोगों को इस चीज को समझना चाहिए, खासतौर से आदिवासी समुदाय को, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हमको क्या नुकसान होगा। क्योंकि अधिकतर लोग यही समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो इससे मुसलमान को नुकसान होगा, ईसाई समुदाय को नुकसान होगा। ऐसा दुनिया मैंने भारत देश में एक प्रचार किया गया है। लेकिन जो हमारे जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कानून को समझते हैं, तो वे तमाम लोगों का जो समझ है, आपका भी समझ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो हमको बहुत नुकसान होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि बीजेपी आरएसएस का जो है 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश में। एक राम मंदिर है जिसका उन्होंने निपटारा कर लिया है, 370 उन्होंने निपटारा कर लिया है, और ये यूसीसी समान नागरिक संहिता, कोई ये नया नहीं आया, इनका बहुत पुराना एजेंडा। तो इसलिए हम लोगों को इसको बहुत हल्का में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग चूंकि बयान दे रहे हैं, जैसे हमारे सालखन भाई दे रहे हैं, जो हम देख रहे थे, अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अगर कानून बन भी जाएगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस तरह के बहुत सारे बयान दे रहे हैं। तो हमारे समझ से क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बन जाता है तो हमारा जो प्रथागत कानून है, जो हमारा कस्टमरी लॉ, जो हर समुदाय का है, आदिवासी का, संथाल का अलग है, उरांव, मुंडा, इस तरह से जो लोग भी हैं, उसके अपने अपने जन्म, संस्कार, विवाह, मृत्यु और उसके पूजा पाठ के पद्धति, संपत्ति का, ये तमाम चीजें का जो है हमारा कस्टमरी लॉ है, वो पहला तो ये खत्म हो जाएगा। दूसरा कि हमारा जो 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, जब ये खत्म होगा ये भी प्रभावित होगा, और जब प्रभावित होगा तो पेशा कानून भी इसमें प्रभावित होगा। हमारा इसमें ये बोलता है आरक्षण भी इसमें प्रभावित होता है, क्योंकि 1965 में लुकुर कमेटी बनाया गया था कि आदिवासी कौन होगा, तो उसमें 4-5 पॉइंट जो डाले गए थे, उस पॉइंट को भी ये खत्म करना चाह रहे हैं। जैसे कि 2014 में इन्होंने आया और एक कमेटी बनाया, आपको उस समय क्या राकेश ये पंडा था सेक्रेटरी जनजातीय मंत्रालय का, उसके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया फरवरी में, और मई में उन्होंने एक नया रिपोर्ट दिया कि जो लुकुर कमेटी का जो बिंदु है, जिसमें हम लोगों का 5 बिंदु है कि जैसे आदिम लक्षण के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े समुदाय से संपर्क में शर्म, पिछड़ापन, ये 5 मापदंड तय किया है, जिसमें हमारा कहता है कि विशिष्ट संस्कृति। जब हम एक समान नागरिक संहिता में आ जाएंगे, एक तरह से हम हिंदू लोग के अंतर्गत आ जाएंगे, तो हमारा विशिष्ट संस्कृति बच पाएगा। और जब विशिष्ट संस्कृति नहीं बचेगा तो उसमें एक मापदंड है आरक्षण का, तो बोलेगा कि आप तो विशिष्ट संस्कृति खत्म हो गया, आप तो एक समान संस्कृति में आ गए, इसलिए आप मुख्यधारा में जुड़ गए, इसलिए आपका आरक्षण खत्म होता है।
हमारा जो जमीन से संबंधित जो सुरक्षा कानून है, हमारे झारखंड में CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, हर राज्य में अलग अलग कानून है, उसका क्या होगा? क्योंकि इसमें तो बोल रहा है कि संपत्ति पर समान अधिकार होगा। जैसे आपको हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत वहाँ सभी को समान अधिकार दिया गया है। तो हमारा ना जमीन बचेगा, ना आरक्षण बचेगा, ना ही हमारा जो संविधान के द्वारा विशेष जो है अधिकार दिए गए, चूंकि हम सामान्य नहीं हैं, हम असामान्य हैं, तभी तो हमको आरक्षण दिया गया। पेशा में दिया गया है, पंचायत में दिया गया है, नौकरी में दिया गया है, MLA MP में दिया गया है, जमीन के लिए अलग से कानून है। तो जब हम सामान्य हो जाएंगे, तब सारे कानून खत्म हो जाएंगे, तब हमारा क्या स्थिति होगा? जब हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा तो क्या हमारा आदमी MLA MP बन पाएगा? जब आरक्षण खत्म हो जाएगा, IAS IPS बन पाएगा, नीचे की नौकरी में बन पाएगा? पेशा कानून जब खत्म हो जाएगा तो हमारे लोग मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद बन पाएगा? अगर जमीन का सुरक्षा कवच हट जाएगा तो क्या हमारा जमीन बच पाएगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम लोगों को समझने का जरूरत है कि भाई हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें हम तमाम वक्ताओं से हम अनुरोध करेंगे कि इस पर आप जरूर प्रकाश डालिए कि भाई हमारा इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ताकि समाज इसको सही ढंग से जान पाएगा। तो इसलिए मेरा ये समझ है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो आदिवासियों का अस्तित्व भारत देश में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज तो नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन 10, 20, 50 सालों में, 100 सालों में आदिवासियों का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा हम लोगों का समझ है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को अगर हमसे बचना है, UCC से हमें बचना है, तो हम लोग को निश्चित रूप से हम लोग को गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य में हमारे आदिवासी समुदाय को जो है संगठित करना पड़ेगा और हमको एक साथ मिल के लड़ना पड़ेगा। देश स्तर पर हम लोग देख रहे हैं छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, कहीं पुतला दहन हो रहा है, कहीं घेराव हो रहा है, कहीं सम्मेलन हो रहा है, लेकिन इससे सरकार प्रभावित नहीं होगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, इसको जीतने के लिए हमको हर समुदाय और हर संगठन को हम लोगों को एक साथ मिल के लड़ना पड़ेगा, तभी हम इसको जीत सकते हैं। अन्यथा हम नहीं जीत सकते। इसका उदाहरण है कि किसान आंदोलन, आपको पता है कि 56 इंच का सीना वाला को 34 इंच कर दिया कि सभी किसान आंदोलन एक साथ मिलकर 13 महीना तक उन्होंने आंदोलन किया, तो मोदी को किसान बिल जबरदस्ती वापस लेना पड़ा मजबूरी में। तो उसी तरह से जब हम मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित है कि हमको UCC से अलग रखेगा। और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो हम इस समुद्र में, जो हम छोटी नदी है, समुद्र में विलीन हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हमारा क्या अस्तित्व है। इसलिए हम आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हर लोग अपने अपने संगठन चलाएं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बड़े मुद्दे पर हम लोगों को एक छतरी के नीचे आदिवासियों की रक्षा के लिए हम लोगों को एक साथ बैठना चाहिए, एक साथ हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए, तभी हम लोग जो है 56 इंच सीना वाला को रोक पाएंगे, तभी हम उसको हरा पाएंगे। तो इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं आपसे कि हम लोग को जो है आंदोलन का भी रूपरेखा हम लोगों को तैयार करना चाहिए। तो निश्चित है कि मेरी समझ से कि पहला था हम लोगों को दिल्ली स्तर पर एक धरना देकर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, आदिवासी कल्याण मंत्रालय को एक मांग पत्र देना चाहिए कि आप इसको रोकिए। उसके बाद हम लोगों को प्रत्येक राज्य में जो
जो है रैली करके, सभा करके गवर्नर के माध्यम से हम लोगों को मांग पत्र देना चाहिए और केंद्र को सीधे प्रधानमंत्री को एड्रेस करके हम लोग जो है द्वारा राज्यपाल हम लोग भेजे। तीसरा, हम लोग दिल्ली में रैली नहीं कर सकते क्योंकि दिल्ली में रैली करने के लिए हर व्यक्ति को बहुत पैसा लगेगा जाने आने का, उतना हमारे समाज में उतना ताकत नहीं है। इसलिए हम लोग को चाहे हम लोग देखे हैं यहाँ का माझी परगना महान के लोग रेल रोका, कुर्मी आंदोलन के लोग जो है आदिवासी के रेल रोका, तो हम लोग पूरे देश में जो मेन रूट है कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से हावड़ा, इस टाइप का जो मुंबई से दिल्ली, इस टाइप का हम लोग रेल रोके। चौथा कि चक्का जाम करें जिसमें सड़क और रेल सब जाम हो। इस तरह का आंदोलन का कुछ रूपरेखा हम लोगों को तैयार करना चाहिए और हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि अगर 2024 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरा बार बनते हैं तो उनको जानते हैं उसका ना बाल है ना बच्चा है, वो कुछ नहीं है। जितने आरएसएस के जो एजेंडा है उसको लागू करके हुए कहाँ चला जाएगा, उसका लाभ शायद तीसरा बार बनेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि देश में किसी भी कीमत पर आने वाला समय में हम लोगों को बीजेपी को, मोदी को रोकना पड़ेगा, तभी आदिवासी का अस्तित्व बच पाएगा। धन्यवाद।